साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार हैं, लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और बेहतर बढ़िया वाली चली हुई है। आशा है, उम्मीद है, बड़ी मेहनत आप सभी अपनी तैयारी को लेकर कर रहे हैं। एक शानदार अंदाज में, शानदार, जोशीले, ज़बरदस्त तरीके से आप सभी की तैयारी और पढ़ाई चल रही है। बताओ भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई तैयारी। और मैंने जैसे कि ना आपको कई सारे मेथड्स बताए हैं। मैंने कहा कि केवल क्लास लेने से ही हमारी तैयारी पूरी नहीं हो जाती है। अभी के हिसाब से आपको क्लास लेने के अलावा एक तो बैच की सारी क्लासेस समय से लिया करो। आप लाइव लेते हैं या बाद में लेते हैं उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दिन आपको क्लास लेनी ज़रूर है, अपने समय अनुसार। उसके अलावा आपको ना रिवीज़न ज़रूर करना है। मतलब आपको ये होना चाहिए कि जितना मुझे पढ़ाया गया है, उतना मुझे बहुत अच्छे से याद है। जितना भी मुझे पढ़ाया जा रहा है, सारा बड़े शानदार तरीके से याद है। सभी को गुड इवनिंग भैया जी, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। और आपको 2 दिन मिलते ही इसलिए हैं, शनिवार और रविवार, ताकि आप बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को याद कराएं। चलिए, उम्मीद है आप उम्मीदों पर खरे उतर रहे होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं शुरू से रिवीजन कराता हूँ, जब से हमारा ये बैच शुरू हुआ है। तो दोस्त, हमने सबसे पहले चैप्टर को शुरू किया है, प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर से हमने शुरू किया। चलो, तो प्रकाश चैप्टर में साथ ही हमने, आ जाओ भाई, प्रकाश चैप्टर में हमने कहा कि सबसे पहले हम कौन सी घटना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परावर्तन पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन में हमने सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, आप सभी को बहुत मज़ा आया। और फिर हम उतर गए थे कौन सी घटना में, अपवर्तन में, यानी कि रिफ्रैक्शन में। और रिफ्रैक्शन में अब तक हम लोगों ने एक जो घटना पढ़ी है वो पढ़ी है बेसिकली कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसके बारे में बहुत गहराई में, बड़े मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल यही, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे परावर्तन को हमने किससे पढ़ा था, हमने परावर्तन पढ़ा था दर्पणों से, यानी कि मिरर से। ऐसे ही जो अपवर्तन होता है ना, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है लेंसों से। अब हम चलेंगे लेंसों की तरफ कि लेंसों से किस तरीके से अपवर्तन होता है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन लेंस से होता है। लेकिन भैया जी, उसके लिए मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि आप सभी वो साथी यस लिखो जो ये कह रहे हैं कि भैया जी, मुझसे आप परावर्तन में से कहीं से कुछ भी पूछ लो, हर एक चीज़ यहाँ रटी पड़ी है। अगर आपके अंदर से ये जवाब नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लापरवाही की है, हो सकता है आप बीच में से जुड़े हों या आपने रिवीजन ना किया हो। अगर आपको अभी दर्पण याद नहीं है, तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस क्लास को यहीं छोड़िए, पहले इसको अच्छे से पढ़ के आइए और फिर आप इस पर चलिए, लेंसों पर। क्योंकि लेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें लेंसों में उल्टा उल्टा करते चले जाना है। सिर्फ हमें लेंसों में अपोजिट अपोजिट करते हुए चले जाना है। किसकी तुलना में, दर्पणों की तुलना में, मिरर की तुलना में। ठीक है, तो वैसे तो सभी के बहुत प्यारे प्यारे जवाब हैं कि सभी को ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है। बट किसी को ना हो तो भाई मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस क्लास को यहीं छोड़ें और अच्छे से पहले आप रिवाइज करके आइए। चलिए, ये मैंने जादू की पेटी में से आपके लिए लेंस निकाल लिए। ठीक है, सब कुछ याद है। चलिए, तो फिर शुरू कर देते हैं और चलते हैं हम लेंसों की दुनिया में, जो बिल्कुल दर्पणों की दुनिया की उल्टी है। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, लेंस द्वारा परावर्तन। देखिए, सॉरी, अपवर्तन। लेंस द्वारा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंसेज। देखो, सबसे पहली बात आती है कि लेंस कितने तरीके के होते हैं। तो दोस्त, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, वैसे ही जैसे हमारे दर्पण दो तरीके के थे, वैसे ही लेंस भी दो तरीके के होते हैं। और एक होता है हमारा उत्तल लेंस
और एक होता है हमारा अवतल लेंस। अब देखिए, ये जो मेरे हाथ में आप एक लेंस देख रहे हैं, अगर आप इसे पकड़ पाते तो आप महसूस करते कि ये लेंस ना बीच में से थोड़ा सा मोटा है, किनारों पर पतला है और बीच में से मोटा है। वहीं अगर मेरे पास इसका उल्टा लेंस होता, वो है नहीं यार, कोई पता नहीं कौन ले गया, तो या कोई ले गया होगा मजाक मजाक में और फिर देने ही नहीं आया। अगर इसका उल्टा लेंस होता तो वो ये होता कि वो बीच में से पतला होता और किनारों से थोड़ा सा मोटा होता। तो दो ही तरह के लेंस होते हैं। अब देखो इनके चित्र आप कैसे बनाते हो, आज तक शायद आपने रटे हों, लेकिन आज मज़ा आ जाएगा आपको प्रैक्टिकली देखकर। देखो ये वो लेंस है जो यहाँ से बीच में से मोटा है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये बीच में से मोटा दिखेगा। अगर आप इसका इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो यहाँ क्या नज़र आएगा आपको? अगर मैं इसको यहाँ छापूँ तो आप कहोगे कि भैया जी एक ऐसी आकृति मुझे नज़र आ रही है जो यहाँ से भी मोटी है और यहाँ से भी मोटी है। और इसका विपरीत अगर मेरे पास दूसरा लेंस होता, मैं आपको दिखाता, तो वो आपको किनारों से दबा हुआ नज़र आता, इस तरीके का नज़र आता। तो इनके बारे में हम हालांकि पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं। ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और दोस्त ये होता है आपका अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए यहां पर दर्पण लेंस के उल्टे कैसे होते हैं, देखो किस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां बीचों बीच में से एक लाइन खींचते हैं, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और अगर इस पर ना किरणें आकर पड़ेंगी, अगर उत्तल लेंस पर किरणें आकर पड़ेंगी तो पता है उत्तल लेंस क्या करेगा? अच्छा चलो तुम्हारा टेस्ट ले लूं मैं, मुझे बताओ उत्तल दर्पण किरणों को इकट्ठा कर देता था या बिखेर देता था? वो कन्वर्ज करता था या डाइवर्ज करता था? जल्दी बताइए सर। लेंस प्लेन क्यों नहीं होते? नहीं, देखो अगर आप किसी कंक्लूजन पे जा रहे हो ना, आपका नाम है काकाक्षी, तो आप पहले उसको वेरीफाई किया करो। मतलब आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि भैया लेंस प्लेन क्यों नहीं होते, मतलब तो आपने ये मान लिया कि ये तो आप कह रहे हो कि लेंस प्लेन नहीं होते हैं, बस आप पूछ रहे हो क्यों नहीं होते, जबकि मैंने आपको बड़े अच्छे से प्लेन लेंस भी दिखाया था। और किसने कहा कि प्लेन लेंस नहीं होते हैं? भाई देखो ना आप, ये एक प्लेन लेंस ही तो है। ये देखो, ये एक कांच की पट्टी है और कैसी है? ये बिल्कुल प्लेन है। तो किसने कहा नहीं होते हैं? तो जब आप ये कह रहे होते हैं ना कि नहीं होते हैं, कह रहे हो क्यों नहीं होते हैं, तो पहले ये देखो कि आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपका उत्तर है कि भैया वो बिखेर देता था। लेकिन लेंस जो है ना वो दर्पणों के उल्टे होते हैं। और ये क्या करेगा, ये वाला लेंस ना इन किरणों को एक पॉइंट पर ना इकट्ठा कर देगा, ऐसे करके इस पर समेट देगा। तो उत्तल लेंस यहाँ पर क्या हो जाता है? ये अभिसारी हो जाता है, यानी कि ये कैसा हो जाता है? कन्वर्जिंग इन नेचर हो जाता है। और अगर अवतल लेंस के लिए देखोगे तो अवतल लेंस क्या करेगा कि ये किरणों को बिखेर देगा। देखिए लेंस में से किरणें पार तो निकलेंगी ही, ये तो 101% है। दर्पण होता तो टकरा के लौट जाती, अब लेंस है इसमें से किरणें पार तो निकलेंगी ही, और ये इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि ये इनको बिखेर देगा। इसलिए इस लेंस का नाम हम क्या कहते हैं? अपसारी, यानी कि डायवर्जिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेंस और दर्पण एक दूसरे के उल्टे होते हैं और कौन इसमें अभिसारी होता है और कौन इसमें अपसारी होता है। अब ना अगर आपको याद हो दर्पणों का सीक्वेंस, मिरर का सीक्वेंस, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहले दोनों दर्पणों के बारे में जानकारी, फिर हमने पढ़ा कुछ मुख्य मुख्य डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा था कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब के नियम क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। फिर हमने दर्पण के सामने अलग अलग जगह पर वस्तुएं रखी और उनके प्रतिबिंब के गुण देखे, उसके बाद उनके इस्तेमाल देखे, और फिर हम उनके न्यूमेरिकल पोर्शन पे गए थे, जो कि एफ, यू और वी के बीच में और आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले के बीच में रिलेशन था। तो सारा का सारा हमें वैसे ही लेंस में भी पढ़ना है। और लगभग 80% चीजें अपोजिट हैं, लेकिन हर चीज अपोजिट नहीं है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। हाँ चलो,
तो ये बात मुझे यहाँ तक समझ में आ गई कि भैया ये अभिसारी है और ये अपसारी है, याद कर लोगे। और लेंस और दर्पण एक दूसरे के उल्टे होते हैं इस मामले में। अब आगे लिखेंगे आप लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे हमने दर्पणों से पढ़ी थी, लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लेंस। आओ लेंसों से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखते हैं और एक लेंस से पढ़ लेते हैं, वही दोनों के लिए काम कर जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स है, और ये क्या कर रहा है कि जो भी इस पर किरणें आकर पड़ रही हैं, टिंग 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 टूं, किरणें आकर क्या मिल रही हैं, एक पॉइंट पर टूं, इस तरीके से। अब देखो इसके सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो ये तो चलो क्लियर है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अच्छा उसके अलावा जो इसके बीचों बीच का पॉइंट होता है ये, अच्छा मुझे बताओ इस पॉइंट को दर्पण में क्या बोला जाता था। अब मैं तुम्हारा टेस्ट भी लेता रहूंगा साथ के साथ, जल्दी बताओ इस पॉइंट को दर्पण में क्या बोला जाता था, फटाफट से बताओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार लेज़र लाइट यहाँ पे ना चल नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी रोशनी है और उसकी रेज ना आपको नज़र ही नहीं आएंगी, तो मुझे पूरा धुआं धुआं करना पड़ेगा यहाँ, तब नज़र आएंगी। लेकिन उसके लिए आग वाग लगाऊंगा गड़बड़ हो जाएगा, पता है यहाँ फायर सेंसर लगा हुआ है, जरा सा धुआं उसने पकड़ा पूरी बिल्डिंग में सायरन बजा देगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा। देखो 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 आ गए तुक्के वाले, झांसी में आ गए। वैसे तो 90% साथी ठीक उत्तर कर रहे हैं, पोल, कुछ ध्रुव भी कर रहे हैं, कुछ सी भी कर रहे हैं यार, वो सॉरी फोकस और सी। ध्रुव तो ठीक है, क्या ये फोकस हुआ करता था यार, क्या ये सी हुआ करता था यार, कैसी बात करते हो भाई, फोकस और सी वालों सुधर जाओ, मेरे एक एक शब्द में सोचा करो कि तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं है ना, और तैयारी मजबूत बनाओ। तो दर्पण में इसको हम ध्रुव कहा करते थे, इसको कहेंगे अब यहाँ ओ फॉर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ओ पॉइंट क्या दिखा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, और मैं बोलूंगा प्रकाशिक केंद्र। तो जब भी मैं बोलूं प्रकाशिक केंद्र, आप समझ जाना मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए जिस पॉइंट पर किरणें आकर मिलती हैं, ये पॉइंट कहलाता है इसका मुख्य फोकस, प्राइमरी फोकस। लेकिन देखो यहां पर एक समस्या है, क्या समस्या है, जैसे दर्पण में तो क्या था कि आप वस्तु को एक साइड ही रखोगे तो ही प्रतिबिंब बनेगा, मतलब अगर पॉलिश की साइड रखोगे तो कोई इमेज नहीं बनेगी, वो तो बेकार है। आप पॉलिश की साइड अगर किसी शीशे के सामने आप उल्टी पीछे की तरफ जाके खड़े हो जाओ जहां उस पर पॉलिश हो रही है, तो क्या कोई काम का है आपका, कुछ नहीं, बेकार है। लेकिन यहां पर देखो आप इधर से किरणें डालोगे तो भी निकल जाएंगी, इधर से किरणें डालोगे तो भी निकल जाएंगी, आ रही है बात समझ में। यानी कि अगर आप ना इधर से भी लाइट डालोगे ना भाई, ये करेगा तो तब भी किसी ना किसी पॉइंट पर फोकस ही, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। तो महाराज इसमें हो गए दो फोकस, ये भी फोकस है और साथ ही ये भी फोकस है। इसलिए देखो मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं F1 और इसको कहता हूं F2, मतलब मैं प्राथमिकता किसको दे रहा हूं भाई, वन वाले को मैं प्राइमरी मान रहा हूं, उनको पहले रख रहा हूं, तो प्राथमिकता दे रहा हूं मैं इधर की साइड वाली चीजों को। क्यों, क्योंकि हम इधर ही वस्तु रखते हैं। अब तुम कहोगे भैया इधर भी तो रख सकते हैं, रख सकते हो, लेकिन कोई एक चीज तो मुझे फिक्स करनी पड़ेगी ना। तो जब वैज्ञानिकों को फिक्स करना हुआ कि भाई कोई एक चीज फिक्स करो कि वस्तु कहाँ रखोगे, इधर रखोगे या इधर, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इधर रख लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इधर नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हम जो कन्वेंशन मान के चलते हैं वो इधर रख के चलते हैं। तो F1 और F2 क्या है, दोनों ही फोकस हैं, लेकिन F1 को हमने बोला प्राथमिक फोकस, प्राथमिक फोकस, यानी कि इसको बोला मैंने प्राइमरी फोकस। और F2 को क्या बोला मैंने दोस्त, मैंने बोला भैया जी तुम हो गए हो द्वितीयक फोकस, सेकेंडरी फोकस। अरे भैया इसमें तो दो दो फोकस आ जाते हैं,
हाँ बबलू कोई बात नहीं, लेकिन भैया मैं समझ गया। ठीक है, अब सुनो, जैसे वहां पे फोकस का दोगुना क्या होता था बताइए? तो फोकस का दोगुना वहां पे हुआ करता था सी, लेकिन यहाँ कोई सी भी नहीं होता। यहाँ पे फोकस के दुगने को सीधा 2f कहते हैं। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो मतलब मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये इसकी दोगुनी हो गई, तो इसको कहते हैं 2f1। और इसके दोगुने को क्या बोल देते हो? 2f2। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं? फोकस का दोगुना। यहाँ पर कोई सी नहीं होता है। देखो, अगर आप पता है यहाँ पर आप सी ले लोगे तो फिर दर्पण में और लेंस में फर्क ही नहीं कर पाओगे। मिरर में और लेंस में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए यहाँ पर हम कोई सी वगैरह नहीं लेते हैं, केवल यहाँ पर फोकस से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। जैसे वहाँ पर क्या थे? पोल था, फोकस था और सी था। तो यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे O है, F है और 2F है। अब आ जाते हैं दूरियों पर। ये तो हो गए पॉइंट, अब आ जाते हैं दूरियों पर। देखिए, अगर आप मेरे दोस्त देखेंगे O से लेकर F तक की दूरी, तो या तो इधर की दूरी देख लो या इधर की दूरी देख लो, ये क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी, जिसको हम छोटे f से दिखाते हैं। तो छोटे f से किसको दिखाएंगे हम? फोकस दूरी को। और ये कहां से कहां तक की दूरी है? प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, चाहे किधर की भी ले लो आप। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ठीक, और अगर आप यहां से यहां तक की दूरी को देखो, यहां से और यहां तक की दूरी को देखोगे, तो ये हो जाएगी फोकस दूरी का दोगुना। और फोकस दूरी के दोगुने को क्या बोलते हैं आप? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। बताओ ठीक है कि भैया ठीक है, मुझे ये पांचों डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ में आ गई। फटाफट से एक बार हम सब करो कि भैया इनमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, और अगर कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझ जाऊंगा कि O कहाँ है, F कहाँ है, 2F कहाँ है। थैंक यू भाई, चित्तनाया कुमार चाह, थैंक यू थैंक यू। भाई PYQ तो मैं आपको साथ के साथ कराता हुआ चल रहा हूँ मेरे दोस्त। जो चैप्टर हो गए राहुल बाबू, आप देखो ना, मैं हर एक एग्जाम की PYQ आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ। हरिओम गुप्ता भाई, बुक तो आ चुकी है, आप फ्लिपकार्ट से ले लो। चलिए, क्या 2F को R भी बोल सकते हैं क्या? देखो यार, दोनों में फर्क है। 2F क्या है? ये पॉइंट है, ठीक है, और R क्या है? यहां से यहां तक की दूरी है। 2F एक पॉइंट है, बिंदु है, और ये आपकी दूरी है। बस ये दोनों में फर्क है। ठीक है, चलो अब देखिए फिर क्या अगली चीज आएगी कि लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बाद ये बताओ, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होंगे? लेंस के द्वारा, हेडिंग डालेंगे आप, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। ठीक है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं? लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस क्या रहते हैं? देखो सबसे पहला नियम क्या है, मतलब वही है, देखेंगे हम। देखो एक लेंस के लिए देख लेते हैं, बाकी सभी के लिए समान होंगे, अवतल के लिए भी समान होंगे, मैं बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एक केस, और इसमें हम सारे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हो गया O, ये हो गया F1, और मेरे दोस्त ये हो गया 2F1। तो फिर से वही 4 केस बना लेते हैं, पहले समझ लो, फिर मैं इनको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूंगा। 1 2 3 4। अब देखो सवाल आएगा कि बताओ कोई एक किरण, इसमें सवाल आएगा कि कोई एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी? तो आप कहोगे भैया जी अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से जाएगी वो होगा फोकस। ठीक है, और कौन सा होगा? द्वितीय फोकस होगा, सेकेंडरी फोकस होगा। हालांकि इसमें सेकेंडरी वेकेंडरी नहीं पूछता, इसमें सिर्फ कहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से जाएगी, तो आप कहोगे भैया जी ये जाएगी फोकस से।
लेकिन अगर इसी काम को मैं अवतल दर्पण के लिए करके देखूं, चलो साथ के साथ यहाँ अवतल दर्पण के लिए भी बना लो, यहाँ बना लो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में तीनों पॉइंट मार्क कर लेगा F1 to F1, और इसके बना लो 4 पार्ट। वही सारी चीजें हम एक बार अवतल दर्पण के लिए कर लेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए भी कर लेंगे। देखो अगर यहां से एक किरण आई तो भैया ये तो किरणों को बिखेर देता है यार, ये तो किरणों को बिखेर देता है। ये क्या करेगा, किरणों को ऐसे करके बिखेर देगा। अब मैं ये कैसे पता करूं कि ये कहां से जा रही है, तो इसके लिए मैं क्या जुगाड़ करता हूं, इसके लिए मैं हमेशा इस किरण को पीछे खींच लेता हूं। पीछे खींच के देखो, जब तुम इसको पीछे खींचोगे तो तुम पाओगे कि ये कहां से जा रही है, ये F से होकर जा रही है। तो होगा क्या कि यहां किरण जा नहीं रही है F से होकर, ये केवल हमें प्रतीत हो रही है, ये केवल हमें एपियर हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो याद रखोगे, देखो पहली चीज, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जाएगी तो फोकस से ही, लेकिन उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में वो वाकई में फोकस से होकर जाएगी, और अवतल लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस में वो, सॉरी कॉनकेव लेंस में वो सिर्फ हमें एपियर हो रही होगी, जाती हुई, आभासी होगी, प्रतीत होती हुई। फटाफट एक बार बताओ, हाँ जी क्लियर है? सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। गौरव मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको जो टॉपिक चल रहा है उसको समझने की बजाय इधर उधर की बात क्यों पूछनी है? मैंने आपसे कह दिया कि सब कुछ यहाँ दर्पण जैसा होगा। क्या दर्पण में नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया था? नहीं ना, इस टॉपिक के बाद ही बताया था। तो आपको फोकस करना चाहिए जिस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ, बजाय इस बात के कि आपको आगे की चीज़ों को समझना है, आगे की चीज़ों को पूछना है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? देखिए लैंग्वेज की फॉर्म में मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये हो गई आने वाली किरण, आने वाली किरण यानी कि रे कमिंग, और यहां पे लिख लेंगे जाने वाली किरण, कि किरण कहां से जाएगी टकराने के बाद में। जो भी कंक्लूजन है उसे लिखते रहेंगे, यानी कि रे गोइंग। और मेरे पास दो ऑप्शन है जाने वाली किरण में, एक अवतल है और एक उत्तल है। ठीक है, तो आने वाली किरण के चारों केस लिख लेंगे, और इधर लिख लेंगे हम जाने वाली किरण के दोनों केस। जाने वाली किरण में दो केस बना लेंगे, एक हो जाएगा अवतल और एक हो जाएगा उत्तल। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पहले उत्तल लेंस के लिए, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और यहां लिख लेते हैं अवतल लेंस के लिए, यानी कि कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, चलो तो पहला केस मैंने बनाया कि जब एक किरण कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप कहोगे उत्तल लेंस में कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, प्राथमिक या द्वितीयक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां भी जाएगी तो फोकस से, लेकिन वास्तव में नहीं जाएगी, हमें क्या हो रही होगी, केवल प्रतीत होगी। आप कहोगे फोकस से जाती हुई एपियर होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, बताइए जल्दी से, हाँ जी क्लियर है? मुझे अच्छे से समझ में आ गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब एक साथी ने कहा कि भैया यार एक बात बताओ, अगर कोई प्रकाश की किरण आ ही फोकस से रही हो, मतलब ऐसे करके आ रही हो, वो पहले से ही फोकस से आ रही हो, तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, फोकस से आएगी ना तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उसने कहा फिर अवतल दर्पण में, देख भाई मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो इसमें ये भी क्या करेगा, आने वाली किरणों को तो ये भी मतलब करेगा तो डायवर्ज, लेकिन इसको कैसे डायवर्ज करेगा, ये तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किरण फोकस से आ रही है तो दोनों दर्पणों में वो मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी। तो लिखेंगे आप, अगला पॉइंट लिख लो,
अगर कोई किरण कहाँ से आ रही है, नंबर 2 मुख्य अक्ष के समान, सॉरी फोकस से। अगर किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से, यानी कि फ्रॉम फोकस, तो कहाँ से जाएगी वो, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी आप आगे नोट कर लो, इसको भी और इसको भी। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? एक बार थम्स अप करो फटाफट से। बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है हर्ष बाबू, बिल्कुल सेम है। फटाफट से एक बार बताओ कि ठीक है भैया, यहां तक मुझे दोनों केस समझ में आ गए हैं, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है अगला प्रश्न आपका। तीसरा केस क्या बनता था कि जो किरण बीचों बीच में से होकर जा रही है, और यहां इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी भाई, वो बगैर किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। यानी कि कोई किरण जो प्रकाशिक केंद्र से आ रही है वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी। तो आप तीसरा रखेंगे कि जो प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, पहले से ही प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, प्रकाशिक केंद्र। मैं इंग्लिश में लिख दूं ना, ऑप्टिकल सेंटर लिख लेना, यहां पे थोड़ी जगह कम है। तो आप कहोगे कि वो बगैर किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। मैं लिखता हूं, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधी, यानी कि उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। आप कहोगे विदाउट डेविएशन, कोई विचलन नहीं, बिल्कुल सीधी। सवाल आ सकता है कि बताइए, अगर आप चाहते हैं कि कोई किरण बिल्कुल सीधी निकल जाए तो कहां से भेजोगे उसे? आप कहोगे मैं उसे किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से छोड़ूंगा, मैं उसे प्रकाशिक केंद्र से छोड़ूंगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? एक हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों ही दर्पणों में ऐसा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, फोकस से हो गया, यहां से हो गया। और इसमें क्या पॉइंट बनता था, एक किरण आ रही है सी से, है ना, तो इसमें नहीं बनेगा वो, इसमें केवल 3 ही पॉइंट है हमारे, फोर्थ पॉइंट इसमें नहीं बनेगा, हटा दो। तो ये तीनों पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँ। थैंक यू भाई आदित्य। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भाई सूरज कुमार, बिल्कुल। नहीं कार्तिक, बिल्कुल नहीं कह सकते इस बात को, ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते। मैं किसी एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म कराने की जिम्मेदारी नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बैच है और इसमें हमें बिल्कुल बिल्कुल गहराई में चलना पड़ेगा। देखो भर्तियाँ आएंगी जाएंगी, आज जीडी का नोटिफिकेशन आया है, तो आपकी उम्मीद होगी कि इस भर्ती को, इस बैच को जीडी के एग्ज़ाम से पहले फिनिश कर दिया जाए। लेकिन असल में ये बैच इस उद्देश्य से नहीं चलाया गया कि ये किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करेगा। इस बैच का उद्देश्य है कि आपको एक विषय को ऐसे सिखा दिया जाए कि अगली बार ज़िंदगी भर ना कभी पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए आपको उसे पढ़ना पड़े। ये इस बैच में एक कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, ले आप इसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए सकते हैं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि जीडी का एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, या होमगार्ड का एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, या वो एग्ज़ाम इतने महीने बाद है तो उससे पहले हो जाए, इससे पहले हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी पेस से चलेगा, अपनी रफ्तार से हम इसमें चलेंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से, बड़े आराम तरीके से। ठीक है भाई, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बचा हुआ है, और वो है कि अलग अलग स्थितियों में जब दर्पण के लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो तो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए होगा। उससे पहले ना हम इसमें कर लेते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी। और अब तो आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। देखो चिन्ह परिपाटी में एक चीज आप याद रखना, मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
ये बिल्कुल दर्पण के जैसी होती है, सेम एज मिरर होती है। मैंने कहा ना कि 80% चीजें होंगी कुछ उल्टी, लेकिन 20% चीजें ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल सेम होंगी, बिल्कुल सेम, है ना। तो चिन्ह परिपाटी बिल्कुल दर्पण के जैसी होगी। अब कैसी होगी दर्पण के जैसी, देखिए ये आपका एक लेंस है, और अगर आप इस लेंस के चारों ओर की दूरियां देखो, यानी इधर की दूरियां, इधर की दूरियां, और किसी भी लेंस के लिए वैलिड है ये, ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी, तो ये जैसे पहले होती थी भाई, इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर की दूरी नेगेटिव, ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी नेगेटिव, ऐसे ली जाएंगी ये, ठीक है, चाहे उत्तल के लिए चाहे अवतल के लिए। ठीक है भाई, फटाफट से क्लियर करिए। फटाफट से सभी दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि ठीक है भैया, ये मुझे आपकी बात इतनी समझ में आ गई है कि जो साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल कैसी होगी, एक दर्पण के जैसी होगी, सेम एज द मिरर होगी। ठीक है हरीश भाई, चलो अब देखो इससे क्या सवाल बनेगा। जैसे सवाल बनेगा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, और वो कहेगा आपसे कि बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी ली जाती है, प्लस में या माइनस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, प्लस में ली जाती है या माइनस में, यही आपको बस बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए चलो पहले आप उत्तर करो, फिर देखें क्या आप सही उत्तर कर रहे हैं या गड़बड़ झाला कर दिया। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। सर ये वाला लेंस से प्रतिबिंब बनने वाला टॉपिक तो कंप्लीट कराइए। अरे भैया महाराज, मैंने ये थोड़ी कह दिया लेंस खत्म हो गए यार, दर्पण का इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर टॉपिक कराऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। आज समय नहीं है इसलिए उसको कल कराऊंगा, इसलिए ये टॉपिक करा दे रहा हूं मैं, तो आप निश्चिंत रहो। लेंस जितना दर्पण में कराया है उतना ही कराऊंगा लेंस में, और लेंस में एक्स्ट्रा ही है। अपवर्तनांक वाला टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया, अभी तो मनुष्य की आंख वाला टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो निश्चिंत रहो आप उसके लिए भाई। चलो देखो, मैं अब बता रहा हूँ आपको कि कुछ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि 90% साथियों का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए ये एक उत्तल लेंस है, और अगर आप ये दिमाग लगाएं कि यार हम जो फोकस दूरी देखते हैं वो इस हिसाब से देखते हैं कि इसका सर्कल कहाँ कंप्लीट हो रहा है। देखिए जब ये एक हमारे पास में उत्तल दर्पण हुआ करता था, एक कॉनकेव मिरर होता था, तो पहचानना बहुत आसान था कि इसका सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है, और दूरी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन यहां समस्या है कि अगर इस सर्कल को देखोगे तो इधर कंप्लीट होगा, और इस सर्कल को देखोगे तो इधर कंप्लीट होगा। अब इसके हिसाब से तो प्लस आ रही है, इसके हिसाब से नेगेटिव आ रही है, तो मैं कौन से को लूं, क्या दोनों ही ले लूं? नहीं, दोनों आप नहीं लोगे। आपको किधर लेनी है, सुनिए, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपको इधर की साइड की चीजों को प्राथमिकता देनी है। और इधर क्यों, इधर की साइड वस्तु रखते हैं हम, इधर की साइड वस्तु नहीं रख सकते? रख सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दोनों में से कोई एक चीज चुननी होती तो कोई तो एक चुनते तुम, तो वैज्ञानिकों ने इसको चुना था। तो शुरुआत से ही हम इधर के सर्कल को देखते हैं, और इधर का सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। और ये दूरी कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। इनफैक्ट आपसे अगर कोई पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी है, तो ये दिमाग मत लगाना कि यार भैया आपने तो ये कहा था इधर भी फोकस होता है इधर भी फोकस होता है, वो बात सब ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दो दो हो जाएंगी, प्लस में भी और माइनस में भी, भाई कोई तो एक आपको माननी पड़ेगी यार। इसलिए आप किसको मानते हो, इधर की साइड वाले को मान लेते हो। तो ये टॉपिक भी आप देखो तो लेंस और दर्पण में सेम है, यानी कि चिन्ह परिपाटी पूरी दर्पण और लेंस के लिए सेम है, सब कुछ सेम है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एक अवतल लेंस के लिए, तो क्या करोगे आप बताइए, कैसी हो जाएगी उसकी फोकस दूरी। एग्जाम्पल, अगर मैं यही सेम क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, यहां पर मैं लिख दूं अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि
फोकल लेंथ ऑफ, बस यहां पे लिख देंगे हम कॉनकेव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो बताओ क्या उत्तर करोगे आप? तो आप ये कहोगे कि यार देखो कॉनकेव लेंस भैया ये होता है, अगर दिमाग लगाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा कि इसका सर्कल तो इधर भी कंप्लीट हो रहा है, इधर भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मेरे को कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, और ये सर्कल इधर की तरफ कंप्लीट हो रहा है, तो कैसी लोगे इसे? माइनस लोगे। तो कैसी ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है। और ना केवल फोकस दूरी, बल्कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को लोगे तो वो भी ऐसी ही ली जाती है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्लियर हो गई। बाकी वस्तु हमेशा इधर की साइड ही ली जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। वस्तु हमेशा ऊपर ली जाती है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। मतलब ये सब कुछ दर्पण के जैसा है, सब कुछ मिरर के जैसा है। ठीक है, अब देखिए अगला मुद्दा, एक बहुत शानदार पॉइंट जो हमने देखा कि क्या मजेदार था, और कौन था? मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन ऑफ लेंस। देखिए साथी, आवर्धन के 99% पॉइंट सेम हैं, केवल एक पॉइंट में डिफरेंस है। क्या है? देखो लेंस के लिए जो आवर्धन होता है, मैं यहां लिख देता हूं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? लेंस के लिए। और लेंस का मतलब ना ये दोनों लेंसों के लिए वैलिड है। ठीक है, अवतल भी प्लस उत्तल भी। ऐसा नहीं है कि अवतल के लिए कोई और फॉर्मूला है और उत्तल के लिए मैं कोई अलग से फॉर्मूला बताऊंगा। और ये 99% दर्पण के जैसा होता है। केवल एक चेंज क्या होता है? सिर्फ एक चेंज है। क्या? देखिए यहां जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना, वो V/U होगा। और आपको याद हो तो दर्पण में हमने यहां पे माइनस लगाया था। बोलो यस और नो? दर्पण में यहां पर माइनस था, लेकिन लेंस में ये प्लस में है। हमेशा आपको जो मैं कह रहा हूं शालिनी वो सोचना है। बस मैं कह रहा हूं सर्कल कंप्लीट होने वाला तरीका सोचना है, तो बस आपको वो सोचना है। ये इतनी चीजें मुश्किल नहीं है यार, बस सरते अपना आप दिमाग मत लगाना। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा इस चक्कर में पड़े क्यों कैसे क्या, तब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए फाउंडेशन बैच है, साइंस गहराई में पढ़नी है, लेकिन किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से कि मेरा पेपर का सवाल हो जाए। अगर मैं सच में ईमानदारी से बताऊं, कोई ऐसे मत कहना कि यार तुम साइंस के मास्टर हो के ऐसी बात कर रहे हो। क्या सच में इस बैच से तुम्हारा ये उद्देश्य है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है? क्या सच में तुम्हारा ये उद्देश्य है कि मैं लेंस के बारे में ऐसे जानूं कि आगे चल के मैं लेंस के ऊपर कोई आविष्कार करूं? वो लोग पूछते हैं क्यों कैसे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपको ये करना होता, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार करने होते, विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना होता, तब आपको हर चीज जरूर आ जानी चाहिए थी कि क्यों होता है, कैसे होता है। फिर आप क्यों ग्रुप डी की तैयारी करते भाई? क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करते? फिर डेफिनेटली आप बीएससी करते, फिर एमएससी करते, फिर पीएचडी करते। समझो मेरी बात को। तो हमें गहराई में तो पढ़ना है, लेकिन ऐसे का मतलब ये नहीं है कि हम उसको उस एंगल से देखें कि यार भैया साइंस में है तो मैं मतलब हर चीज़ को जानने की कोशिश करूंगा। अच्छी बात है, जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में इतना कुछ है कि अगर हम सिर्फ सबको जानने में ही लग जाएंगे तो शायद हम मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे, ओरिजिनल टारगेट से भटक जाएंगे। तो मैं आपको जितना कहूँ ना, आप उतना एक बार मान लिया करो। ये क्वेश्चन ही मत करो कि कैसे। मैं कह रहा हूँ भैया उसका प्लस लेना है, कैसे लेना है? हालांकि मैं बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना है, बट आपको फिर ये भी क्वेश्चन हो कि लेफ्ट हैंड की दूरी प्लस ही कैसे ली जाती है, तो भाई फिर उसका तो कोई जवाब नहीं है यार। वो तो एक कन्वेंशन है, वो तो बनाया गया है। मतलब ऐसे तो आप सोचो ना, क्यों 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 कुछ भी पूछते चले जाओगे तो कहीं भी नहीं रुकोगे, फिर तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, है ना? अच्छा, तो केवल मैग्निफिकेशन के मामले में लेंस में और दर्पण में ये फर्क है। बाकी देखो सारे फॉर्मूले एज इट इज हैं, है ना? दूसरा फॉर्मूला हमारा होता था m/I/O। अच्छा, एफ वी और यू के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको एफ वी और यू बता चुका हूँगा। ठीक है, वहाँ भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैं एक साथ बता दूंगा फिर से ये। उसके अलावा मैग्निफिकेशन से क्या पॉइंट होते थे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, नेगेटिव है तो क्या मतलब है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दर्पण में होता था, जैसा मिरर में होता था। हमने कहा आभासी का मतलब फर्जी लोग है, और कलयुग में फर्जी लोग कैसे होते हैं? धनी होते हैं, है ना? तो आभासी लोगों के पास पैसा पाया जाता है। दिमाग मत लगा देना कि दर्पण के केस में प्लस का मतलब आभासी था तो यहाँ वास्तविक हो जाएगा, नहीं, सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब वास्तविक होता है मैग्निफिकेशन का, यानी कि रियल होता है। और मेरे मित्र साथी सखा बंधु
अगर हम मॉड ऑफ m की वैल्यू देखें और मुझे 3 वैल्यू मिलती हैं कि या तो मॉड ऑफ m 1 से ज़्यादा है, या मॉड ऑफ m 1 के बराबर है, या मॉड ऑफ m 1 से कम है, और जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि मॉड क्या बवाल है, वो तो बिल्कुल सच में बीच में से जुड़ा है। सभी को समझ में आ रहा है ना भाई मॉड का मतलब, क्योंकि हम ये दर्पण में पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, एन लार्ज बनेगा, और यहाँ पर कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा, यहाँ पर समान आकार का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जल्दी कवर हो जाएगा क्योंकि दर्पण को हमने पढ़ लिया है ना। मिरर में सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो बस यहाँ ये मान लो कि रिवाइज हो रही हैं। तो आज की कहानी को हम यहीं तक रखेंगे, और कल हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर लेंस के सामने वस्तु को रख दिया जाए, अगर किसी लेंस के सामने अलग अलग पोजीशन में वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वही हमें बस 6 पोजीशन पे रखना है, और 6 पोजीशन पे हमें इमेज की प्रॉपर्टीज को देख लेना है। ठीक है, तो भैया जी सर मोटिवेशन प्लीज़। भाई यार मतलब मुझे कभी समझ नहीं आता कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अच्छा, कंटेंट ओवर हो गया है। एक दिन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट देख रहा था, तो उसमें एक भाई ने लिखा था कि सर आप जो है बीच बीच में ना बातें ज़्यादा करते हैं, जबकि वो बातें नहीं होती है। मैं तो बस ये समझा रहा होता हूँ कि भाई हमें कितना पूछना है या किस बात के बारे में हमें बात करनी है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि जो भी हम इस तरह की व्यक्तिगत बातें करेंगे सिलेबस से अलग, वो कंटेंट के बाद कर लेंगे, ताकि जिन साथियों को केवल कंटेंट पढ़ना है वो कंटेंट पढ़ के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट हो चुका है और बस मैं अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ। जैसे एक गुड़िया ने कहा, प्रीति, जिनका नाम है कि भैया मोटिवेशन। देखिए पर मैं ना थोड़ा सा व्यवहारिक आदमी हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सच में हमें ऐसे बीच बीच में ना मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर काम को शुरू करने के पीछे एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है। क्यों भाई हरीश बाबू? जब हम किसी काम को कर रहे हैं ना, तो उसकी एक वजह होती है, और मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम उस वजह को ना पालें, शायद हमें तब तक रुकना नहीं चाहिए, और ना कोई रुकने की वजह होनी चाहिए। और अगर मैं किसी वजह से वाकई में रुक रहा हूँ, या मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि कोई मुझे पीछे से पुश करे, धक्का लगाए, तो सच में मेरा अभी लक्ष्य क्लियर नहीं है, मेरा टारगेट अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मतलब ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें पे हम देख सकते हैं। मान लो आप खेत काटना शुरू कर रहे हैं, किसान खेत काटना शुरू कर रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो आधा खेत काट के बीच में बैठ जाएगा और फिर उसको कोई मोटिवेट करेगा, 4 लाइनें उसके कानों में सुनाएगा, ये होगा, वो होगा, आग लगा देंगे, ये चीर देंगे, वो फाड़ देंगे, फिर जाके वो दरांती उठाएगा और खेत काटना शुरू करेगा। हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा यार। मतलब मैं पूछता हूं कि आपको ऐसे मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपका गोल क्लियर है ना, अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपको सच में पता है कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो आप उस काम में कभी नहीं थकेंगे, उस काम में कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, उस काम में कभी बोर नहीं होंगे, चाहे वो कुछ भी सही। मतलब मैंने एक देखा, एक इंटरव्यू में देख रहा था अब्दुल कलाम जी का, मेरे फेवरेट हैं वो तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर ये तो सब कह देते हैं कि वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, बट मुझे कैसे पता लगे कि मेरा इंटरेस्ट किस में है? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब ये है कि कोई भी वो काम, देखो ऐसा कहना कि जिसे तुम भूखे प्यासे रहकर कर सकते हो, ये तो इन टोटली इम्प्रैक्टिकल बात है, अव्यवहारिक बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि वो काम जिसमें मान लो तुम्हें अभी भूख लग रही है, तुम्हारा लंच का टाइम 1 बजे होता है, तुम उस काम को सुबह 6 से कर रहे हो, बट पता है कि लंच अभी और 2 घंटे लेट आएगा, तो तुम फिर भी ना रुको, फिर भी तुम उसको करते रहो। प्यास लग रही है, बट पता है पानी 10 मिनट बाद मिलेगा, फिर भी तुम उसको करते रहो। ऑफिस से तुम मान लो कोई नौकरी कर रहे हो और जाने का टाइम हो गया, 6 बज गए हैं, बट फिर भी काम है और तुम उसके लिए रुके हुए हो, उसे कर रहे हो, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो तुम्हारी रुचि है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर सच में तुम इंटरेस्ट लेके कर रहे हो ना किसी चीज़ को, भाई नौकरी पाना एक इंटरेस्ट है मेरा, एक रुचि है मेरी, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब की लाइफ जीनी है। मैं देखता हूँ लोगों को जो सरकारी नौकरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना उनको सम्मान मिलता है, कितनी उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनके उनका जीवन यापन भी ठीक ठाक होता है, उन पर निर्भर लोगों का जीवन यापन ठीक ठाक होता है। कल को आपकी फैमिली बड़ी होगी, आप पर बहुत सारे लोग डिपेंड होने वाले हैं, मदर फादर अभी डिपेंड हैं, हो सकता है छोटे भाई बहन हो, कल को आपके बच्चे भी होंगे, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ।
तो वो सभी खुशी रह सकें। आपको एक दिल को शांति मिलेगी जब आप उनकी उन ख्वाहिशों को पूरी करोगे जो वाकई जायज़ हैं। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारी जेब में उतना तो होगा जितना एक जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है। तो दैट शुड बी द मोटिवेशन। ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। अब वो क्या बात है कि भाई मैंने 4 दिन शुरू किया फिर मैं डिमोटिवेट होने लग गया। तो मतलब आज तो चलो मैं हूँ कि तुम्हें मोटिवेट कर दूँ, क्या मैं हर पल खड़ा रहूँगा? और हो सकता है ऐसे तो तुम डिमोटिवेट होकर टूट ही जाओगे किस दिन। तो ऐसे नहीं करना है, कभी किसी से नहीं कहना है कि सर कोई मोटिवेशन बता दो या कुछ बता दो। चलो तुम मुझे बता दो कि 10 दिन पहले तुमने किसी के भी मुँह से वो 4 लाइनें जो सुनी थी, जिसे सुनकर तुम 2 मिनट के लिए जोश में आ गए थे, क्या तुम्हें याद भी हैं वो लाइन? नहीं याद है यार। तो वो क्या मोटिवेशन है जो याद ही ना रहे? मोटिवेशन वो है जो हर पल मेरे खून में दौड़ता रहे। मुझे दिखे कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन बस। जब भी मैं डिमोटिवेट हूँ, मेरे माता-पिता की पथरीली वो आँखें जो तुम्हारे सिलेक्शन को देखने के लिए तड़प रही हैं, वो सामने आ जानी चाहिए। ये परमानेंट मोटिवेशन होता है, उसमें आपको किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो हैं ही ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी ऐसे घर से निकला हूँ, जहाँ पर बस हमारे पास कलम उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं तो कहता हूँ हो गए चलो तुम डिमोटिवेट। मैं हो गया डिमोटिवेट, मेरा बहुत बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आधा-आधा नंबर से निकला। क्या नहीं आया मुझे तो कोई मोटिवेट करने? क्या मैं उठकर नहीं खड़ा होता? क्या मैंने दोबारा उठकर नहीं किया वो काम? करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा। तुम ऐसी परिस्थितियों से संबंध रखते हो, ये बुरा मत मानना, मैं भी तुम्हारी तरह की परिस्थितियों से निकला हूँ। तुम्हारे हालात तुम्हें खुद बदलने हैं और तुम्हारी तो परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि जहाँ कोई डिमोटिवेशन, पिमोटिवेशन जैसी चीज़ों की जगह नहीं है। देयर इज़ नो पोजीशन लाइक डिमोटिवेशन इन योर डिक्शनरी। वहाँ केवल बस है कि भाई करना है तो करना है, बस। ठीक है? चलिए, चलो बच्चों, तो अब हम कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ के आइएगा, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज़ करके आइएगा। कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।